Okay. Good morning. Hello, standard 9th. How are you? I hope you will be fine and continue with your study. And today I am with topic of civics, chapter 3, constitutional design, standard 9th. जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेसन में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और फिर क्या हम लोग पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है उसको हम लोग को देखना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किया गया भारत में। देखो, कोई भी चीज़ का जो क्या होता है, एक नियम होता है, काम करने के तरीके होते हैं और इस तरीके को मेंशन किया जाता है। ये नहीं होता है जो देखो आज रिटेन है ना, तो मतलब लिखा रहने से क्या होता है, वो फॉर एवर हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी वो मतलब हेल्पफुल होता है। इसमें हम आगे के लोग भी उसको उसके अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। नहीं उनको लगा कि नहीं भाई इसमें कुछ गलत है, कुछ सही है, तो उसको उसमें अपना अमेंडमेंट या एडिट या मॉडिफाई ये जो भी मतलब उसको करते हैं। तो हम लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो प्रोसेस हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक अफ्रीका है ना, क्योंकि जो कंडीशन भारत में था, भारत जिस तरह गुलाम था अंग्रेजों का, सेम उसी तरह अफ्रीका भी गुलाम थे। जिस तरह अंग्रेज भारत में लोगों के साथ मिसबिहेव करते थे, उनको तंग करते थे, उनको बेचुली ये करते थे, उसी प्रकार अफ्रीका में था। लेकिन एक अंतर था, एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था जो जब ब्रिटिश भारत को आज़ादी दिए, यानी भारत को जब आज़ादी मिली ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश का सारा सिस्टम, ब्रिटिश के सारे लोग यहाँ से है ना रिमूव हो गए, चले गए। मतलब उनका जो भी ऑफिसर्स, जो भी स्टाफ्स, जो भी लोग थे वो चले गए। हाँ, कुछ लोग जो बच गए, बहुत कम संख्या में, मतलब रूलिंग डिपार्टमेंट का कुछ भी लोग नहीं रहा। क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो उस समय माउंटबेटन भारत के वाइस रॉय थे, तो उन्हें गवर्नर जनरल के रूप में, चूँकि देश आज़ाद हुआ था, तुरंत प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी लागू नहीं, मतलब रिपब्लिक ये हुआ नहीं था, तो मतलब ये लगभग एक वर्ष तक शायद, हाँ 1 वर्ष तक, क्योंकि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल भारत में हो गए श्री राजगोपालाचारी हुए, शायद वो 1949 में ये हुए थे। तो एनीवे, तो वो हुए, अलग बात है। लेकिन अफ्रीका में क्या था, अंग्रेज वहाँ ब्रिटिश जो है, जो वाइट थे, वहाँ पे वो रूलर के साथ साथ वो वहाँ के सिटीजन भी बन गए थे। वहाँ पे वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिए, वो लोग रहने लगे एज ए सिटीजनशिप, एज ए मतलब वो एज ए सिटीजन अफ्रीका के रहने लगे। इस प्रकार अफ्रीका में 3 प्रकार के लोग रहते थे। एक जो रूलर वर्ग के थे, जो वाइट कॉम्प्लेक्स थे अभी है ना, और एक मतलब जो थे सो अफ्रीकन थे, नेटिव पीपल ब्लैक थे, और एक मिक्स थे, मिक्स है ना, जिसमें इंडियन और मतलब चूँकि वहाँ पे लोग रहने लगे, तो रहते रहते हो सकता है जो मैरिज रिलेशनशिप जो है वो भी वाइट और ब्लैक के बीच में या इंडियन के बीच में क्रिएट होने लगा। तो उससे जो नया जनरेशन चालू हुआ वो मिक्स में आ गए। तो इस तरह के रहते थे। लेकिन वाइट जो है वह इनको मतलब अपने अलावे, समझेंगे नहीं, वाइट अपने अलावे जो भी लोग थे उनको वो मतलब इंफीरियर समझते थे, है ना, लो कैटेगरीज, डी ग्रेड के लोग समझते थे। इसीलिए उनका जो व्यवस्था था, उनका जो सिस्टम था, उसमें वाइट के लिए सारा कुछ अलग था। उनके लिए सड़कें अलग होती थी, उनके लिए स्कूल्स अलग होते थे, कॉलेज अलग होते थे, उनके लिए थिएटर अलग होते थे, उनके लिए मतलब जो कुछ भी व्यवस्था था, बसेज अलग होती थी, है ना। उस बस में जिसमें वाइट चला है उसमें कोई भी दूसरे मतलब कल्चर के लोग उसमें नहीं जा सकते। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। तो जैसा हम लोग देखें, हमारे देश के जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के जो मेन रोल करने वाले जो MK गांधी, महात्मा गांधी थे, वो अपना जो है सत्याग्रह है ना, जिसके बदौलत वो भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, लड़े भी, वो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का शुरुआत वो अफ्रीका से ही किया और वहाँ पे उनको सफलता भी मिली, और इस कारण से उसी चीज़ को वो भारत में भी अप्लाई किए, और यहाँ भी उन्हें ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी उन्हें धीरे धीरे सही सफलता भी मिली। तो अब ये देखना है, जब भी कोई देश आज़ाद होता है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना, 1947 को, तो
तो 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले है ना देश के मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और देश के जो उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मतलब जो भी पार्टियां पॉलिटिकल, वो सब ने मिल करके पहले तो ये डिसाइड किया जो देश जो आज़ाद होगा तो फिर इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन चाहिए, नियम कानून चाहिए। तो वही नियम कानून जिसको हम लोग आज संविधान बोलते हैं, संविधान है ना, समझौत विधान है ना, समझौत विधान, संविधान है ना, ऐसे होता है। संविधान क्या होता है, हिंदी में संविधान बोलते हैं, मतलब विधान मतलब होता है विधि, नहीं बोलते हम लोग विधि है ना, प्रोसेस, तरीका है ना, काम करने का जो तरीके हैं। तो बराबर विधान, ऐसा विधान, ऐसा नियम, ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, यही संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो उस देश के हर नागरिक के लिए मतलब एक जैसा हो, इक्वल, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए चर्चा, डिस्कशन, लोगों का चुनाव हुआ। तो इस सारे प्रोसेस को देखेंगे। इससे पहले हमें अफ्रीका के बारे में बताया जाएगा। अफ्रीका में क्या हुआ, जैसा कि देखते हैं अफ्रीका में, यहाँ तो हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी मिली वो चले गए। अफ्रीका में भी लोगों को आज़ादी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाइट पीपल जाने वाले नहीं थे, वो उस देश के नागरिक थे। यहाँ पे अब जब देश आज़ाद हुआ है ना, अप्रैल 1994 को, मतलब आज से मात्र 25-26 वर्ष पहले आज़ाद हुआ। भारत के आज़ादी के लगभग हम कहते हैं 47 ईयर्स बाद, 47 ईयर्स, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस हिसाब से 47 ईयर्स के बाद अफ्रीका को आज़ादी मिली। और अफ्रीका जो है, जहाँ पे अंग्रेज भी, वो वाइट पीपुल भी जो उस पर रूल कर रहे थे, रूल ही नहीं कर रहे थे, मतलब जो उनको ब्रिचुअली ट्रीट करते थे, उनको दबाए हुए थे, उनको क्रस मतलब उनको कुचल रहे थे, है ना। तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, दबाने वाला और दबा हुआ, दोनों वहाँ पे एक साथ संविधान बना रहे हैं, जो उनके मतलब ये डिस्कस करें कि कैसे हम प्रीवियस बातों को, ऑपरेसर के मन में डर था कि भाई ये देश आज़ाद होगा, यहाँ की जो ब्लैक पीपुल है, जो हमारे किए गए है ना, हमारे जो ब्रिचुअलिटी का बदला ले सकते हैं, क्योंकि संख्या में वो अधिक है, इनके मन में, ये वाइट के मन में डर था, ठीक ना। जो ब्लैक जो है, जो वाइट के मन में था, ब्लैक जो है उनको उस तरह लूटेंगे, खसूटेंगे, उनके संपत्ति को बर्बाद करेंगे, क्योंकि वाइट बहुत अधिक संपत्ति को एक्वायर कर लिया था, वो धनी हो गए थे। इधर ब्लैक जो है, जिनका देश था, जो देश के लगभग 70% लोग से भी अधिक थे, है ना, वो गरीब थे। लेकिन जो ब्लैक के लीडर्स थे, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला, जो व्हाटएवर है ना, whatever was done by the white peoples and whatever we faced against the white peoples, we have to forget all of them. हमें उन सब को भूल जाना होगा, भूलना है हमें उन सब को, और हम आज से एक नई चीज़ को शुरुआत करेंगे, जिसमें न वाइट होगा, शरीर के कलर को हम थोड़े हटा देंगे, मतलब इस तरह की कोई वर्ड्स होंगे ही नहीं, रेसिस्ट नाम का कोई वर्ड्स होगा नहीं, सब देश के लिए काम करेंगे। और यही देश, यही मात्र 26 ईयर्स में, समझे कि नहीं, उससे भी बहुत पहले, जो वह एक ऐसा देश है अफ्रीका, जहाँ पे अपने नागरिक को वो एनवायरमेंट, नेट एंड क्लीन एनवायरमेंट देने का प्रोमिस करता है, फंडामेंटल राइट्स है। साउथ अफ्रीका देश में नेट एंड क्लीन एनवायरमेंट रहे, हमारा वातावरण हमारे चारों तरफ साफ सफाई, नेट एंड क्लीन रहे, ये चीज़ का वादा वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन से करती है, अपने सिटीजन से। ये कंडीशन, तो कैसे हुआ, देखिए कैसे, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कैसे वाइट और ब्लैक जो कल तक मतलब एक दूसरे को, मतलब ये विरुद्ध थे, विरुद्ध क्या मतलब समझिए, एक कांटा था तो एक फूल था, एक ऑपरेसर था दबाए हुआ था, एक दबा हुआ था, और कैसे आज है ना ऑपरेसर भी खड़ा है और उसके पैरेलल में दबा हुआ आदमी भी खड़ा है, दोनों कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ा भी। ये कैसी हो, नेल्सन मंडेला जो अपने जीवन के 29 ईयर्स, वो भी मतलब बिगनिंग के, युवावस्था के,
29 ईयर्स जेल में बिताया, 29 ईयर्स कंटिन्यू, यही नहीं बीच में आना जाना है ना। आज चले गए समथिंग नहीं, कल फिर चले आए नहीं, लगातार 29 ईयर्स तक वो जो है जेल में रहे। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने देखिए क्या बोला, इसे बोलते हैं ग्रेटनेस। उन्होंने क्या बोला, आई नो आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। हमने व्हाइट के विरुद्ध भी लड़ा और व्हाइट बोला जब हमने ब्लैक के विरुद्ध लड़ा। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड द फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मोनी। लेकिन हमने ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास किया है और किए हैं, है ना। समझे, हम लोग ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं या निर्माण करेंगे जिसमें चेरिस्ड मतलब उसको ऐसे पॉलिश किए हैं जिसमें सब हार्मोनी आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर के मतलब मौके के साथ। इट इज एन आइडियल, एक आदर्श है विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जिसमें हमें इसको अचीव करना है। बट इफ नीड्स बी इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन वैसे नहीं होगा, है ना। देखो, बात कह देने से और करने में बहुत का फर्क पड़ता है। इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा। राम को अपने परिवार में आपसी भाईचारा बनाने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा। 14 वर्ष तक जंगल के कष्टों को झेला। उसके पत्नी को किडनैप कर लिया गया, लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि नहीं हमारे पिताजी जो है हमारे विरुद्ध ये कितना अन्याय कर दिए, जो हमको 14 वर्ष का वनवास डाल दिए, बड़ा बेटा होते हुए भी युवराज का पद का अनाउंस करके हमको 14 वर्ष का जंगल में वनवास दे दिए। और ये भी देखो, वैसे नहीं होता, दोनों तरफ से हुआ। और उधर जिसको राजा बना गया था उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बोले नहीं यार ये होता है। मतलब हमको किसी को दबा करके हमें बेनिफिट किया जा रहा है, हम उसको ले रहे हैं, ये समझिए आप अपने विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। अपने विरुद्ध, उसके विरुद्ध तो आप कर ही रहे हैं, उसके विरुद्ध आप कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को आप अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स आपके लिए मतलब पल दो पल का होगा, है ना। और हर पल उसके बाद आप वो बेनिफिट्स जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वो असूलेगा। इसीलिए वहाँ पे भरत भी देखो, भरत भी एक्सेप्ट नहीं किया। नो, हाउ आई एक्सेप्ट दिस थ्रोन, इट इज नॉट माइन, इट इज फॉर राम माई एल्डर ब्रदर। तब जाकर के आपसी भाईचारा बना। वही तो हम लोग तो सिर्फ कहने के लिए, है ना, राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, भगवान को भजते हैं, लेकिन करने के लिए नहीं। वो तो आप भजने के लिए है, करने के लिए हम कोई सबसे मतलब नहीं है यार, है लोग करता है, छोड़ो अपना जो करता है करने। ये हो तो कहते हैं यहाँ पे दिस वाज नेल्सन मंडेला ब्रिंग राइट टू ट्रिजन, है ना, ब्रिंग राइट टू ट्रिजन, है ना, अत्याचार को साथ। ट्रिजन एक वर्ड्स है, यहाँ पे देखोगे नया वर्ड्स है, इस सब नए वर्ड्स को थोड़ा देखना है। देखो treason, the offence of attempting the overthrow the government of the state to which the offender owes allegiance, मतलब उन पे आरोप था, है ना, ट्रिजन का मतलब सत्ता तख्ता पलट का। नेल्सन मंडेला पर ये था जो लोगों को भड़का करके जो गवर्नमेंट जो चल रही है उसको वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आरोप लगा करके उनको 29 वर्ष तक के लिए जेल की सजा दे दी गई थी। ट्रिजन मतलब देखिए क्या है, ट्रिजन का मीनिंग क्या है, या ऑफेंस वाला अपराध, और अटेम्प्ट करने का, प्रयास करने का, ओवरथ्रो फेंकने का, द गवर्नमेंट के फेंकने का प्रयास करने का अपराध था, ऑफ द स्टेट टू विच ऑफेंडर ओज एलिजिएट, जिसपे उसका आरोप लगाया गया कि नेल्सन मंडेला ऐसे आदमी है जो गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको लोगों को भड़का करके ओवरथ्रो करना चाहते हैं। ये आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 अदर, वो उनके साथ साथ 7 और भी लीडर थे, यानी टोटल 8 लीडर थे,
है ना, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा 1964 में मिली और 1994 में आज़ाद हुआ, 1993 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। मतलब लगातार 29 वर्षों तक वो जेल में रहे। रिजाइन, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स तक जेल में रहे इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबेन आइलैंड। और ये जो भी प्रिजन था सो मतलब बहुत ही मतलब ये भयावह ड्रेडेड है ना, आज भी वो भयानक है। रेबेन आइलैंड पे वो मतलब अलग डिटेंशन कर दिया जाता था। आइलैंड यानी कि जो चारों तरफ सब पानी से घिरा हुआ है। अपने देश में लोगों को तो काला पानी सजा यानी अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। आज भी अंडमान निकोबार पांडिचेरी में सेलुलर जेल है, क्योंकि वहां से भागेंगे कैसे, सड़क तो है नहीं, भागेगा तो समुद्र चारों तरफ है और जहाज जो है वो गवर्नमेंट के नजदीक है। इस तरह के कंडीशन में उनको है ना, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड फिर यहाँ पे एक वर्ड्स आया अपार्थाइड, है ना। अपार्थाइड का क्या मतलब होता है? अपार्थाइड का मतलब आपके बुक में जो दिया गया है उसके अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ। अपार्थाइड द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द रेशियल सेपरेशन, मतलब ये ऑफिशियल पॉलिसी थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, रेस के आधार पर। रेस मतलब ओरिजिन, लोग कहाँ से आए हैं, नहीं बोलते हम लोग निग्रो है तो कोई बोलता आर्यन है, कोई बोलता एंग्लो आर्यन है, नहीं, तो ये रेस के आधार पर सेपरेशन एंड इल ट्रीट ऑफ द ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट्स। और ब्लैक के अगेंस्ट वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, फॉलोड बाय द साउथ अफ्रीकन बिटवीन 1948 एंड 1989। जो ये जो मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में 1948 से 1989 तक लगभग जो है आपका लगभग 41 ईयर्स तक चलता रहा। ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स 48 है ना, हाँ 41 तक, इतने दिनों तक चलता रहा। लोग विरोध मतलब करते थे उनका, है ना। ब्लैक पीपल कुछ नहीं समझते थे, मतलब जस्ट लाइक मतलब एनिमल्स, 4 फुटेड एनिमल्स, खैर एनिमल्स है लेकिन 4 फुटेड एनिमल्स के रूप में। During the 17th and 18th century, the trading company from Europe occurred with arms and force in the way they occupied India. जिस तरह भारत को ऑक्यूपाई किए थे ब्रिटिश कंपनी आकर के भारत में अपना मतलब कॉन्स्पिरेसी से या जो समझिए, हम उसकी गलती क्यों देंगे? हम तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे तो हम ब्रिटिश हमको क्यों गुलाम है? हम गुलाम हो गए उसका, हम सब गुलाम हो गए, वो हमको क्यों गुलाम बनाएगा? हम गुलाम होने गए, उसके बातों में आते गए। अभी भी क्या हो रहा है देश में? अभी समाज में देखो ना, हाँ अभी भी समाज में देखो, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के पीछे में, हाँ धोती से पैंट से पैंट पे आए, पैंट से हाफ पैंट पे आए, अब साफ पैंट होने जा रहे हैं हम। ये कल्चर हमारा हो रहा है। क्यों? हम देख अमेरिका में ऐसे करता है, मैं देखो अमेरिका में कैसे करता है, अमेरिका में कैसे करता है? तुम देखने गया है? गया तुम अमेरिका में? अमेरिका में वहाँ पे कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, है ना, वेद मंत्र पढ़ाया जाता है। वहाँ के पार्लियामेंट की शुरुआत वेद मंत्र से होता है अमेरिका में। ये देखा है? नहीं देखा है, ये मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग हाफ पैंट पहन करके समुद्र के बीच में लेटे रहते हैं। ये तुमको मालूम हो गया? समझिए, वो क्रिश्चियन कंट्री, वहाँ पे हमारे वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है यहाँ के पंडित को बुलाकर। वो नहीं देखते हम, लेकिन वो हाफ पैंट पहन के देखता है, अपने आप को एडवांस शो करता है, वो देखता है। वाह, ठीक है। यहाँ पे जो ये बता रहा है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी यूरोप जो है ऑक्यूपाई कर लिया, बट अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स, बोले ना भारत में क्या हुआ, वो लोग भारत को ऑक्यूपाई किए, लेकिन आज़ादी जब मिली तो वो लोग फिर अपना चले गए, मुड़िया बिस्तर बांधे और चले गए। जो छोटे मतलब थोड़ा वो लोग यहाँ पे रह गए, यहाँ पे मतलब उनका रिलेशन मतलब स्थापित हो गया, मैरिज रिलेशन हो सकता है, वो यहाँ पे शादी विवाह कर लिए हो, तो वो लोग यहाँ पे रह गए, है ना। जैसे रस्किन बाउंड का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। रस्किन बाउंड भारत में रह गया, इंग्लिश था, लेकिन चूंकि रस्किन बाउंड के कोई थे नहीं, न उनके पेरेंट्स थे, उसकी एक ग्रैंड मदर थी,
तो वो जब इंग्लैंड वापस हो रहा था तो रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। रस्किन बॉन्ड चाहता भी नहीं था वो जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों से बचपन में रहा। यहाँ की एक मतलब मेड सर्वेंट थी, दाई जिसको हम लोग बोलते थे, तो बचपन में उसकी बूढ़ी दादी थी, उसकी दाई इतनी सेवा करती थी बच्चे का अपनी माँ की तरह, जो वो तो चला मतलब उसकी दादी जो है उसको लेके जाने लगी। तो ईश्वर से प्रार्थना की जल्दी हमको किसी तरह इंडिया में ही रहे, और आ गया। हम लोग स्टोरी पढ़े हुए हैं और आ गया। बाद में ये हुआ जो मतलब रास्ते में ट्रेन में उसकी ये हो गई उस दादी की, तो बेचारा कहाँ जाता बच्चा, इंग्लैंड में किसके पास जाता, वही हो रहा नहीं यहाँ पे, वही रस्किन बॉन्ड देखो फेमस हो। इस तरह के थोड़े बहुत लोग यहाँ पे रह गए, जिसको हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। लेकिन अफ्रीका में क्या था, वाइट पीपुल वहाँ पे रह ही गए, है ना, समझे कि नहीं, थोड़ी संख्या में, लेकिन वो रूलर के साथ वहाँ पे सिटीजनशिप ले लिए थे। White had settled in South Africa and became the local rulers। अब वहाँ को लोकल रूलर हो गए। जैसे तुर्क आए, यहाँ पे बस गए, मोहम्मद गजनी आए तो लूट के चला गया, लेकिन मोहम्मद गजनी आया यहाँ पे लूटा भी और यहाँ पे हरा करके रूलर बन गया, तो उसके बाद से उसका चलते रहे। बाबर भी आया तो वो भी यहाँ पे रूलर बैठ गया, उसके बाद से यहाँ पे वो सब सेटल डाउन होते गया, जो आज तक है। Apartheid divide the peoples and level them the basis of the, है ना, बेसिस ऑफ द देयर स्किन कलर, उनके स्किन कलर के आधार पर उसको अलग किया जाता था। द नेटिव पीपुल ऑफ द साउथ अफ्रीका ब्लैक इन कलर। कितने प्रकार के लोग थे, वही वहाँ के नेटिव पहले थे ब्लैक कलर के होते थे, स्वाभाविक है ना, हॉट क्लाइमेट का, हॉट एंड कोल्ड जोन में पड़ता है तो ब्लैक कलर के थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, बोले ना, यह लगभग टोटल पॉपुलेशन के, साउथ अफ्रीका टोटल पॉपुलेशन के लगभग 75% थे। बिसाइड दिस ग्रुप्स, मतलब एक वाइट और एक ब्लैक, जो वाइट हो गया ब्रिटिश जो रूलर था, और ब्लैक जो वहाँ के नेटिव पीपुल थे। और इसके अलावे जो है दो ग्रुप थे, एक मिक्स रेस जिसको कलर बोला जाता था, और एक जो इंडियन और एक इंडिया के लोग थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर, है ना, जितने भी मतलब वाइट जो रूलर थे, जितने भी नॉन वाइट थे उसको इंफीरियर यानी मतलब लो कैटेगरी, डिग्रेड का समझते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, नॉन वाइट को वोटिंग राइट भी नहीं था। द अपार्टheid सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक, दे वर फॉरबिडेन फ्रॉम लिविंग द वाइट एरिया। देखिए अब अपार्टheid में क्या था ब्लैक के लिए, तो उनको अलग एरिया में, अभी भी गाँव समाज में देखते होंगे, है ना, एक गाँव है बहुत डेवलप गाँव है, अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, धनाढ़ लोग रहते हैं। अब उस गाँव से दूर देखो कुछ मोहल्ला है, इसमें उस प्रकार के लोग रहते हैं जो उनके यहाँ काम या कुछ इस तरह का मजदूरी लेबर करते हैं। इस तरह मतलब जहाँ पे वाइट लोगों का ये रहता था, वहाँ से दूर, है ना, उनको रखा जाता था ब्लैक लोगों को। उनकी सड़कें अलग होती थी, वो बस अलग में अलग, वो स्कूल में उनके अगर बच्चे तो पढ़ते नहीं थे, जो भी पढ़ते थे उनके लिए अलग स्कूल था, जिसमें वाइट पढ़ेंगे उसमें नहीं पढ़ सकते। ये सारी व्यवस्था थी। मतलब जितने भी वाइट जो यूज करते थे, जिस चीज़ का जहाँ पे वाइट रहते थे, जिस चीज़ का जहाँ पे बस का, ट्रेन का, ट्रांसपोर्ट का जो वाइट, उसमें ब्लैक नहीं जा सकते। सिंस 1950 ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्टheid सिस्टम। 1950 तक ये लोग अपार्टheid सिस्टम के विरुद्ध लड़ते रहे। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, इसके लिए वो लोग मतलब विरोध मार्च, विरोध प्रदर्शन एंड स्ट्राइक, हड़ताल करते थे। इसी दौरान वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ना, जैसे महात्मा गांधी आए और भारत में सब जितने भी भारतीय जो अलग अलग ग्रुप में लड़ रहे थे, सब अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप में। तो गांधी जी बोले जिस तरह अलग अलग ग्रुप में हम लोग लड़ते रहे तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती, क्योंकि गांधी जी अपने बुक हिंद स्वराज, आप लोग पढ़ोगे 10th में, 1909 में उन्होंने लिखा, उसमें स्पष्ट कर दिया है जो अंग्रेज भारत पे रूल कर रहे हैं भारतीयों की मदद से, और हमें अगर उनसे आज़ादी मिलना है तो हमें उसको मतलब मदद नहीं करना होगा, उनके हेल्प बंद करने होंगे। आज जैसे अंग्रेज चाइना हमें आंख दिखा रहा है भारतीयों की मदद से। अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान एक से स्कॉलर भारतीय मानते हैं, तो चाइना के बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल नहीं था, आराम फरोश की ज़िंदगी जियोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, देश के लिए कुछ लोग लाठी खाया, जेल गए, बंदूक चले, फांसी चले, तो हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं चाइनीज सामान को बाइकआउट कर सकते हैं, ऐसा इतना नहीं कर सकते हैं।
चाइनीज सामान हम बस इसलिए खरीदते हैं थोड़ा सस्ता होता है, सस्ते होता है, लेकिन वो कितना महंगा पड़ जाता है जब हम उसका यूज करते हैं, घर लाते लाते खराब हो जाता है, तब पता चलता है कि सस्ता अच्छा होता है कि महंगा अच्छा होता है। तो अपनी समझ की बात है, इसी चीज़ को हमें समझना है। सिंस 1950 ब्लैक कलर्स एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC की स्थापना हुई और वो सारे अफ्रीकन लोगों को जो नॉन वाइट थे उसको यूनाइट करके, मतलब वाइट पीपुल्स के वाइट गवर्नमेंट, वाइट पीपुल नहीं, वाइट गवर्नमेंट के विरुद्ध स्ट्रगल शुरू किए थे। दे इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स, इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मेनी सेंसिटिव वाइट, बहुत सारे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, उस ब्लैक को मदद करने वाले बहुत सारे सेंसिटिव वाइट पीपुल भी थे। Many sensitive white also joined ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle, जो apartheid को के विरुद्ध स्ट्रगल शुरू किया। Several countries denounced apartheid as unjust and racist। उस समय तक बहुत सारे देश आज़ाद हो गए थे, बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी हो गया था, तो बहुत सारे देश, है ना, आप लोगों को मालूम होगा साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को, है ना, जो बाइकआउट किया हुआ था, वो क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसे जो BC मतलब ICC जो है, इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, वो उसको अब मतलब जितने भी उससे रिलेटेड देश थे उसको नहीं खेलने देते थे, क्योंकि मतलब ये करने के लिए भाई आपकी जो गवर्नमेंट है, वाइट गवर्नमेंट, वो ऐसा थोड़े होता है ब्लैक के विरुद्ध ये करेगी। तब जा करके जब पूरा देश चारों तरफ से हर देश का प्रेशर पड़ने लगा, तब जाकर वहाँ की वाइट गवर्नमेंट जो है राजी हुई और उसे आज़ादी मिली 1994 में। ये दूसरे वर्ल्ड के दूसरे देश भी उसे इसलिए किया। आगे देखोगे टुवार्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे आती है, इस टॉपिक को हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। अब टुवार्ड्स द न्यू मतलब अब अफ्रीका में कैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके बारे में हम लोग टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Good morning, students. Today again I am here with civics class standard 9 chapter 3 कंस्टिट्यूशनल डिजाइन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसा देखा जो कैसे अफ्रीका आज़ाद हुआ, कैसे नेल्सन मंडेला 20 ईयर्स से जेल में रहे, कैसे वहाँ पे अपार्थाइड मतलब जिसमें क्या बेस ऑफ द रेस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेस के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे इस चीज़ को किया। उसके बाद हम लोग ये भी देखें जो अप्रैल 1994 को, है ना, अप्रैल 1994 को अफ्रीका आज़ाद हुआ, है ना, और आज़ादी के साथ सबसे पहले ये प्रॉब्लम था, वहाँ पे हम लोग ने देखा जो इंडिया और अफ्रीका दोनों एक ही तरह से गुलाम हुए, लेकिन दोनों में अंतर ये था जो हाँ मतलब इंडिया में ब्रिटिश रूल तो किए, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिले फिर वो वहाँ से वापस चले गए सारे, कुछ लोग रह गए, ठीक ना, जिनका यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा बना जैसा कल मैं कुछ बताया भी था। और अब लेकिन अफ्रीका में क्या था, वहाँ के जो वाइट रूलर थे वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए थे, सिटीजनशिप मतलब नागरिक बन गए थे। अब वहाँ पे सब संविधान बनने की बात आई तो ये बात आई कि भाई हमें किसको अधिक राइट मिले, वाइट को डर था तो ब्लैक को जो हमने तंग किया उसका रिवेंज कहीं ले सकता है, और ब्लैक का ये दावा था भाई हम अधिक संख्या में है ना, तो मेजॉरिटी हमारी है, 75% लोग थे ब्लैक, तो गवर्नमेंट में अधिक से अधिक पावर हमको मिलना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो है लोगों ने देखिए नेल्सन मंडेला एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में क्लियर वर्ड से बता दिया, क्या बताया, जो हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन द नेगोशिएशन ए पीसफुल ट्रांजिशन, जो हमारे ऐतिहासिक दुश्मन है आज हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए। आज हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज जो वाइट हैं और हम ब्लैक जो यहाँ के नेटिव है, दोनों मिल बैठ करके एक साथ मिल बैठ करके जो कल तक हमको अलग अपने साथ नहीं रहने देना चाहते थे वो आज हमारे साथ मिल बैठ करके निगोशिएशन करेंगे। प्रिपेयर टू द एक्सेप्ट द इनहेरिटेड कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर्स। और अब हमें ये देखना है जो हमें एक दूसरे की अच्छाई को देखना है, वाइट को ब्लैक की अच्छाई क्या होगा उसे देखना है, ब्लैक को वाइट कैसे सेफ रहेंगे, कैसे उनको प्रोटेक्शन मिला ये देखना है। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप, है ना, नेवर गिव अप
ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस। मतलब नेल्सन ने बताया कि हमें अपनी भलाई को, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हमारे साथ, जैसे महात्मा गांधी क्या बोले थे, नॉन वायलेंस, भले ही हमारे आपको गोली बरसाते हैं, ठीक है, उनका नेचर है गोली बरसाना बरसाए, हमारा नेचर है उसको एक्सेप्ट करना, उसको खा करके मतलब मरना अलग बात है, लेकिन हमें उन पे नहीं कुछ करना है, उनको अटैक नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बताए गए थे जो अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो इनजस्टिस कितना भी पावरफुल है और कितना भी उसके पास आर्म्स है, तो सच्चाई के पास अगर नहीं भी आर्म्स है तब भी वो उससे आसानी से लड़ सकता है और जीत सकता है। अब यहाँ का है जो अफ्रीका में जब ये होने लगा तो आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द atrocity they had committed while in the power. They said, let us build a new South Africa based on the equality of all races and men and women, or democratic value, social justice and human rights. The party that rules through oppression and spiritual killing, the party that led to the freedom struggle, sat together to draw up the common constitution. देखिए, जो कल तक ऑपरेशन था, दबाव बनाया हुआ था, लोगों को चल रहा था, आज जो उसको अफेक्ट हो रहा था, जो उसको फेस कर रहा था, दोनों एक साथ मिल बैठ करके आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोच रहा है। आफ्टर 2 years ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट, 2 वर्ष हो गए, है ना, दे गेम मतलब उन्होंने संविधान बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट। इसमें सिटीजन को बहुत सारा राइट्स दिया गया। बोले ना, साफ सफाई क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट खुद ली हुई है, खुद। राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, टुगेदर दे डिसाइडेड इन द सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। अब ऐसा हो गया, जो कल तक ब्लैक एक्सक्लूडेड थे, तो ये नहीं कि आज ब्लैक पावर में आ गए तो व्हाइट को एक्सक्लूड कर दिए, दोनों अब जुड़ गए, ठीक है ना। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or presented. Preamble to South African Constitution, ये आपको दिया है, नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जो संविधान क्यों, देखो पहले बताया था कोई भी चीज़ होगा तो मतलब कोई पहले तो मोनार्की होता था, राजा, कोई राजा बना, उसका अपना नियम कानून होता था, वो कंडीशन के अनुसार अपना डिसीजन लेता था। लेकिन आज तो ऐसी बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, हर तरह के लोग रहते हैं। पहले एक राजा होता था, उसका जो डिसीजन होता है राइट रॉन्ग, उसके फॉलोअर को या उसके सब्जेक्ट को मानना पड़ रहा था। आज तो ऐसी बात नहीं है, आज तो मतलब जैसे कोई गलत होगा तो लोग सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन होने लगेगा, इससे तो मतलब अशांति फैल जाएगी। इसके लिए एक ऐसा मतलब गाइडलाइंस तैयार किया गया जिसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, वो आपका बेस होगा। जैसे आप कुछ भी पढ़ो तो लेटर और से लेकर यों तक जो अक्षर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बेस हो गया आपका, ए से जेड तक आपका बेस हो गया वो। अब उससे आप डिफरेंट वर्ड्स बनाइए, अब दुनिया बना है उसको लोग पढ़ते हैं, अलग बात है। तो ये बेस गाइडलाइन जो है वो उसको फॉलो करना सबके लिए जरूरी था। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट है ना, डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टेट denounced by the entire world till recently as the most undemocratic. One is now seen as the model democracy. देखिए, कल तक जो देश पूरे दुनिया की नज़र में अप्रजातांत्रिक था, अनडेमोक्रेटिक था, आज वह देश दुनिया में डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया, आइकॉन बन गया। वो हर बड़ा बड़ा देश जो सदियों से डेमोक्रेटिक था, वो उस देश में चर्चा होने लगी डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो अफ्रीका की तरह। इसके लिए हमें ये नहीं समझना चाहिए जो चीज़ आज वर्स्ट कंडीशन में है, हो सकता है कल द बेस्ट हो सकता है। What made this change possible was the determination of people। और ये कैसे हुआ, तो लोगों के डिटर्मिनेशन था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है भूलना, और वो भी किसको भूलना, किसी ने आपको हैरेस किया, किसी ने आपको अपमानित किया, किसी ने आपको ट्वीट किया और आप उसको भूल रहे हैं, ये बहुत बड़े ग्रेटनेस वाली बात है। आपको किसी ने मदद किया, अभी मदद किया, यहाँ से वहाँ के भूल जाइएगा, लेकिन आपको किसी ने हैरेस किया, कोई तंग किया, ये दिमाग ऐसा है इंसान का, वो हमेशा आपके दिमाग में हट कर रहा है। हम
हमको फलना आदमी फलना दिन फलना साल, है ना, 2057 ईस्वी में ये आदमी हमको ये चीज़ बोला था, 2057 ईस्वी, आज 2000 ईस्वी हो गया, है? लेकिन आपको किसी ने पानी पिलाए गिलास, वैसे ही पिला देता सबका सब, पानी उनका चीज़ है, पिला दिया, मांगे तो पिलाएगा, नौकर है पिला दिया, है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, दोनों तरफ के लोग थे। ब्लैक जो कि मतलब कल तक दबे थे, कुचले थे, क्रश किए जाते थे, वह सारे चीज को भूल गए। वाइट जो कल तक उनको अपने पास नहीं रहने देते थे, उनके लिए अलग सब कुछ था, आज उनको अपने पास ला रहे हैं। वो भूल गए कि ब्लैक है, और ये भी भूल गए कि वाइट है। ये चीज होता है, ठीक है। अब वाई डू नीड कंसेशन, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज गुड वे अंडरस्टैंड वाई। अब मान लीजिए अब यहाँ पे क्या समझना होगा, इसीलिए ना कानून बनाएगा। जो मान लीजिए आज वाइट पावर में था तो वो उसको दबा रहा था, कल हो सकता है तब तो ब्लैक पावर में आता वो उसको दबाता, तो ये साइकिल कभी खत्म होता क्या? जिस तरह ब्लैक 28 वर्ष तक जेल में रहकर के आज़ादी ले सकता है, तो अगर ब्लैक पावर में आ गया तो वह व्हाइट को दबाएगा, तो व्हाइट भी आंदोलन कर सकता है, वो भी मूवमेंट कर सकता है, तो कल हो सकता है वो भी उसको दबाए, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल का अंत क्या है? जो या मतलब हम उसे फॉरगिव करें, हम उसे भूलें। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। एक दूसरे में विश्वास करना बहुत टफ था। देयर फियर्स, है ना, इस कारण से मतलब एक ओरली हम बोल देंगे नहीं कोई बात नहीं, हम सब लोग आज अच्छे दोस्त होंगे, नहीं, इसीलिए लिखा गया। और लिखा गया क्या? दोनों ने सहमत से लिखा गया और दोनों ने उस पर सिग्नेचर किया कि भाई हम इस काम को ऐसे करेंगे। कल वो ये नहीं कर सकता नहीं मैंने कहा चीज़ बोला, मैंने नहीं बोला, आप गलत सुने होंगे, मैंने कुछ और बोला, इसीलिए नहीं कहा जाता लिखतम का आगे बकतम क्या। तो कानून को गाइडलाइंस को तैयार किया गया और उसके बाद कोई ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने ऐसा बोला नहीं, है ना, भाई देखो लिखा हुआ इसके अनुसार चलो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए जरूरी है, लोगों के बीच में विश्वास क्रिएट करता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन से स्टार्ट ही है, क्वेश्चन से स्टार्ट है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो पहला होता है ना, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास क्रिएट करता है, एंड coordinates that is necessary for the different kind of peoples to live together। और एक सहयोगात्मक जो माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो डेवलपमेंट के लिए लोगों को साथ रहने के लिए जरूरी होता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक व्हिच डिसीजन। मेन होता है इसमें क्या होता है, जो कौन क्या काम करेगा, गवर्नमेंट को कितना पावर होगा, वो कहाँ तक क्या कर सकता है, ये सारी बातें मेंशन रहती है। ये नहीं जो आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपको जो मन हुआ करते रहिएगा, नहीं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर, ये पावर को लिमिट्स करता है, एक दायरे में, एक सीमा में बंद करके रखता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, अच्छे समाज बनाने का ये करते। अब हम लोग आते हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस प्रकार अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक टफ काम था, उसी प्रकार भारत में भी आप लोग पढ़ेंगे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल भी रहा था तब भी भारत में जो लोग जो है ग्रुप में बटे हुए थे, है ना, कोई दलित थे जिसको बाद में हरिजन बोला गया, जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट बोला गया, शेड्यूल ट्राइब, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई कुछ, मतलब इस तरह से, कोई तमिल, कोई तेलुगु, इस तरह के लोग यहाँ पे बटे थे, मतलब अपने ही देश में, सभी देश के वासी थे, है ना। तब यहाँ पे तो और टफ था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मतलब अगर हम किसी एक प्रॉपर के लिए बनाते हैं तो दूसरा नाराज होगा, उसके लिए बनाते तो तीसरा नाराज होगा, चौथा नाराज होगा, इस तरह तो मतलब
ये चीज़ तो कभी खत्म नहीं होने वाला होगा। इस तरह का था यहाँ पे जो द पाथ ऑफ द कंसर्न डिस्पाइट ऑल द, देखिए like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. हम जानते हैं देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ देश बटा, है ना, देश बटा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। और उतना ही नहीं, बटा ही नहीं, ये जो बंटवारा था सो ब्लड सेल से हुआ था, खून की नदियाँ फैल गई थी, बही थी दोनों तरफ से, कम्युनल क्रैश हुए थे। हाँ, इधर लोग आज़ादी की खुशी मना रहा है और उधर लोग आपस में कम्युनिटी के आधार पर लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को मारने मरने पर तुले हुए हैं और मार रहे हैं। इस कंडीशन में देश आजाद ये हुआ था। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ से उधर गए, बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ आए, जिसको जहाँ पे मिला वो वहाँ पे वो किया। ऐसे कंडीशन में देश का संविधान बनाना बहुत ही टफ कंडीशन था। उसके बाद जो पॉलिटिकल बाउंड्री आप देख रहे हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं था, है ना। महाराष्ट्र नाम का राज्य नहीं था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नाम का राज्य नहीं था, नॉर्दर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास ऐसे था। देश के वो पॉलिटिकल बाउंड्री को रिकंस्ट्रक्ट किया था। अंग्रेज जो हमें आज़ादी दिया था उसमें 8 प्रोविंस था, जिसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, और मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट थे। ब्रिटिश ने उस प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया, या तो आप इंडिया में रहो, या पाकिस्तान में रहो, या आज़ाद हो रहो। मतलब भारत के सीमा के अंतर्गत रहते थे। अगर कोई प्रिंसली स्टेट है और वो चाहता है हम आज़ाद रहें तो उसे आज़ाद रहने दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, भारत के सीमा के अंतर्गत रहते भी कोई देश चाहता है हम पाकिस्तान में मिले तो पाकिस्तान में मिल सकता था। अभी देखो ना, बांग्लादेश इधर, बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान था वो भी पाकिस्तान था। ये तो 1971 में ना बांग्लादेश बना, पाकिस्तान उधर भी था पाकिस्तान इधर भी था। देखिए ये कंडीशन था, आज़ादी मिली, है ना। उससे अच्छा रहता 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद और आज़ादी मिलती, लेकिन क्लियर कट के होता, जिसका भुगत हम लोग आज भी रहे हैं, आज भी रहे हैं नासूर, है ना। नाखून तो हम लोग काटे लेकिन नासूर बच गया, जो नासूर अभी भी पूरे भारत को दर्द दे रहा है। तो इस कंडीशन में भारत के संविधान बनाना, है ना, और भारत के संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 को इलेक्शन हुआ था, जो कौन कौन लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा, जिसके सदस्य लगभग 399 सदस्य थे, समझे कि नहीं। जुलाई 1946 को इलेक्शन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भारत के जो क्षेत्र है सब मिलकर, लेकिन देश आज़ादी के समय, और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, है ना, और ये मीटिंग में तय किया गया किसका क्या काम होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया, भीमराव जी अम्बेडकर को जो है सो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन 1947 में देश बट गया, तो लगभग 100 मेंबर्स पाकिस्तान वाले रीजन, पाकिस्तान यानी 2 पाकिस्तान, एक जो पाकिस्तान है वो एक बांग्लादेश, तो पाकिस्तान वाले रीजन के संविधान बनाने में लगे, और रेस्ट जो 299 बचे वो भारतीय जो क्षेत्र थे उसके संविधान बनाने में लगे। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम था, जो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए जो प्रिंसली स्टेट थे, जम्मू कश्मीर का मामला क्या है, वही ना, वो भी प्रिंसली स्टेट था। वहाँ का राजा गुलाब सिंह, है ना, भारत में मिला ना पाकिस्तान में मिला, वो आज़ाद रहा। इसका मौके का फायदा उठा करके पाकिस्तान 1948 को उसका आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा यहाँ से मदद मांगी, भारतीय फौज गई, फिर उसको ये जब तक भारतीय फौज गई तब तक जो क्षेत्र वो ऑक्युपाई कर लिया, और भारतीय फौज जैसे गई तो भारतीय फौज को उसको उसी समय भगा देना चाहिए। तो भारतीय फौज जहाँ तक वो कब्जा कर ले उसको छोड़ करके जो उसका रेस्ट में बच गया उसी को कब्जा करके रहा। यही सब तो प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए कहा जाता है ना, बेदिल चाकर दुश्मन बराबर। नहीं करो ना भाई,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का क्या मोटो था? सुभाष चंद्र बोस का क्या मोटो था? डू एंड डाई। महात्मा गांधी बाद में दिए थे, या तो भाई अचीव करेंगे या नहीं रहेंगे, या आधा में लटके नहीं रहेंगे, जन ऊपर रहेंगे ना नीचे रहेंगे, बीच में लटके रहेंगे, तो वही देश का हाल हुआ। और उसका देखो सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं ना पास्ट का किए गलती को लोग फ्यूचर भुगत रहा है। हम लोग कहते हैं ना, अब ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, लोग कहते हैं पूर्वज का कोई कर्ज नहीं हमारे ऊपर है, तो बाबा दादा का नहीं कोई धारे हुए हैं, हम लोग बेटा पोता का धारे हुए हैं जिसको सराहना होगा, लिखा हुआ बुक में। हम लोग कर्जदार हैं तो आगे वाले का, जिसको हमें देना है। जैसे आप बोलते हैं ना हमारे, है ना, परदादा का ये जमीन है, तो आपका परपोता क्या बोलेगा? तो हमारे परदादा भिखारी था, आप क्या दे रहे हैं अपने पोता को? जैसे जिससे लिया होता उसको ना देता है, आप लिए हुए अपने फ्यूचर से, आपको उसको देना है, उसके लिए कुछ बना के जाना है ना। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह ने देश को आज़ादी मिला, तो अब उनके जो किए काम में जो भी कुछ त्रुटि हो या कमी हो या जो कुछ काम अधूरा रह गया है, तो हमारा ड्यूटी बनता है उसको पूरा करें, है ना। एक ऐसा भारत बनाए जो कि वर्गाकार हो, वर्गाकार, है ना। चलिए, ऐसे कंडीशन में देश ये हुआ। अब इससे पहले देखिए भारत में जो ये कंस्टिट्यूशनल ये था, तो ये चीज़ थोड़ा लोगों को पहले से जानकारी थी। हम जानते हैं जो काउंसिल ऑफ मतलब जो था भारत के लीडर्स काउंसिल ऑफ इलेक्शन लड़ता था, मतलब ब्रिटिश के शासनकाल में भी जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के डिमांड पे जो मतलब ब्रिटिश का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भारतीय सदस्य चुनाव जीत के जाते थे। उनको ये सब का अनुभव पहले से था। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, है ना, CR दास ने यार क्या यार तुम लोग कहते हैं CR दास, C.R. दास, CR नहीं बोल देना, है ना। थोड़ा बड़े लोग हैं, उनका थोड़ा मतलब वो आप प्लीज रिक्वेस्ट, मतलब बढ़िया से नाम लो, रिस्पेक्टेड वे में नाम। तो CR दास, ये लोग उस समय स्वराज पार्टी बनाई और उन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्टिंग भी किया। मतलब उनका ये था जो हमारा जो संविधान बनेगा तो कैसा होगा नहीं होगा, तो उसमें एक रफ आइडिया उन्होंने तैयार किया था। ये सब चीज़ चल रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, जिसके कारण देश जब तक आज़ाद हुआ, जब तक संविधान नहीं बना था, तब तक उसी कानून के आधार पे हमारे देश में रूल हो रहे थे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर ये सब चीज़ अनुभव था। इसलिए इसमें देखोगे जो भी हमारे भारतीय संविधान बनाने वाले लोग थे मेंबर्स, उसमें कुछ मेंबर्स का सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, मतलब देखोगे इसमें ये बताने जा रहा है। जो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जो भाई इतने पुराने संविधान बने हुए जिसका 70 वर्ष हो गया, हम उसको क्यों फॉलो करें, क्यों फॉलो करें? तो उसका आपको जवाब इस रूप में आगे से दिया जाएगा। एक चमदो जिसमें देश के सब क्षेत्र से चुन करके लोग आए थे। अब लोग सर प्रिंसली स्टेट के तो लोग तो नहीं थे, अरे नहीं थे प्रिंसली स्टेट के लोग, लेकिन जो भी प्रोविंस था उसमें हर प्रकार के लोग रहते थे। और ये भी बताया जाता है अगर मतलब अभी भी इलेक्शन होता, सपोज करो अगर पूरे प्रिंसली स्टेट मिला कर भी इलेक्शन होता, तो शायद जो मेंबर्स बने थे वो मेंबर तो रहते ही, साथ साथ उनके सहयोग वाले और भी लोग उसी तरह के लोग आ जाते। तो यहाँ देखिए अब्दुल कलाम आजाद, है ना, टी.टी. कृष्णमूर्ति, ये क्या था, तमिलनाडु में जन्म लिए थे, मेंबर्स, है ना, अब द ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, एंटरप्रेन्योर एंड द कांग्रेस लीडर, लेकर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बाद में जाकर के होम मिनिस्टर बने। और इन्हीं के प्रयास से जितने भी मतलब प्रिंसली स्टेट थे, इनको यूनाइट करने में, भारत के मतलब मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ, है ना। दो जो स्टेट था, जम्मू कश्मीर तो मतलब ये किया तो जम्मू कश्मीर का आक्रमण किया तो उसको ये किया। दो जो स्टेट था प्रिंसली स्टेट, एक हैदराबाद, है ना, जहाँ की ये है ओबीसी हैदराबाद, वो
है ना, और एक जौनपुर। तो जौनपुर में तो मैंडेट हुआ, जनमत संग्रह हुआ, तो लोगों ने मतलब भारत में रहने का के पक्ष में वोटिंग दिया, तो वो हो गया। हैदराबाद का निजाम था, प्रताप दिखाने लगा, तो है ना, सरदार वल्लभ भाई खुद गए वहाँ पे। अब बोले क्या विचार है आपका, एकदम स्पष्ट बताइए, है ना। आपको पाकिस्तान में जाना है तब चले जाइए, हैदराबाद तो भारत में रहे। हाँ, आपको अगर पाकिस्तान जाना है तो बोलिए, हम आपको एकदम बढ़िया से बैठा करके भेज देते हैं, तो खाने में बैठा देते हैं और गोला छोड़ेंगे, आप पाकिस्तान में चले जाइए, हैदराबाद भारत में ही रहेगा। इसीलिए आप इस ट्रीटी पे साइन कर दीजिए, आँख बंद करके या आँख खोल करके, जैसे भी करना है कर दीजिए। 10-12 घंटा का समय देता है, सोच विचार लीजिए और उसका जो करना है आप कीजिए। आप साइन कीजिएगा तब भी, नहीं कीजिएगा तब भी हैदराबाद भारत में ही रहेगा। हाँ, 12-13 घंटे के बाद हो सकता है आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, समझे कि नहीं। तो ये हुआ। चलिए, तो ये बता रहा है कि मतलब कैसे जो लोग हैं सो यही है, मतलब अब बोले सर ये कैसे अनुभव आया वहाँ पे। तो अब बोलोगे सर अफ्रीका में तो वाइट पीपुल गवर्नमेंट में थे, बाद में भी हो रहे, लेकिन यहाँ तो ब्रिटिश तो थे नहीं, यहाँ तो ब्रिटिश तो चले गए और ब्रिटिश मेंबर कोई था नहीं भारत में। तो फिर इंडियन को कहाँ से अनुभव आया, इंडियन को अनुभव आया। एक तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, है ना, काउंसिल के लोग इलेक्शन लड़ते ही थे, धीरे धीरे गवर्नमेंट में उनकी कुछ कुछ जो एक्टिविटी देखते थे उनसे। दूसरी बात क्या हो गया, जितने भी मेंबर्स थे उससे बहुत सारे मेंबर्स डिफरेंट देश गए, कोई अफ्रीका गया, कोई यूएसए गया, कोई कनाडा गया, कोई रशिया गया, कोई इंग्लैंड गया, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो देखा जो भारत के लिए सुटेबल हुआ उस चीज़ को उन्होंने भारत के संविधान में जोड़ा। इस तरह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। यहाँ पे तो देखिए मेन होता है कि हम सर इस संविधान को क्या, इसमें संविधान में बताया गया जो इस संविधान के बनने के दौरान ही 2000 टाइम्स इसमें जितने भी लोग लगभग 100 मीटिंग हुई थी, 100 इसकी मीटिंग हुई थी। कहता है 100 सॉरी कहता है यहाँ पे जो 114 डेज स्प्रेड ओवर द 3 years, द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over the 3 years। लगभग लोग मिल करके जो है ना 114 दिन यानी लगभग समझिए 4 महीना के लगभग उस असेंबली की मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें हर लीडर अपनी अपनी बातों को रखता, उसमें हर बात को रिकॉर्ड करके रखा गया और रिकॉर्डिंग अभी भी है। उतना ही नहीं, जो भी प्रपोजल आया उसमें लोगों को पढ़ा गया और उसमें अगर किसी को कुछ कमी लगी उसमें अमेंडमेंट हुआ। यानी संविधान बनने से पहले संविधान में 2000 बार 2000 टाइम्स, संविधान बनने के बाद अभी तक लगभग 130 या 35 बार संविधान संशोधन हुआ है। लेकिन संविधान बनने से पहले ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये 2000 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ, 2000 टाइम्स। और उतना ही नहीं, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये दे दिया जो समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर इस समय की बातें लोगों को लगेगी कि गलत है तो उसको अमेंडमेंट यानी संशोधन एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन संविधान में दे दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ना, उसके बाद आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया, ये सारे चीज़ दिए गए। प्रियम्बल में लिखा गया वी पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें ये नहीं लिखा जो जवाहरलाल नेहरू संविधान बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान, वो एक सदस्य थे, उसमें उनका ये पोस्ट था और उनका ये काम था। संविधान के प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा हुआ जो हम जवाहरलाल नेहरू संविधान लिख दिया और अम्बेडकर ने उस पर साइन करके आपको दे दिया, नहीं। वी पीपुल ऑफ इंडिया, देखिए हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हाँ, कुछ ऐसी बातें थी जो बाद में जोड़ी गई, जैसे सेकुलरिज्म, ये शब्द भारत के स्टार्टिंग में संविधान में नहीं था। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कहाँ गया हुआ,
हाँ डिबेट और मतलब 12 वॉल्यूम में इसके डिबेट्स रखे गए हैं। और देखो मैं लीडर्स के बारे में बताया, मतलब ये बताया जा रहा है बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड थे जो बाद में जो प्रेम्बल में आप देखो तो यहाँ पे आपको ये सब है सेकुलर है ना, उसके बाद यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर, ये वर्ड्स बाद में जुड़ा बोले ना, ये भी हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया। तो अगर हमें लगता है इसमें कुछ कमी है तो उसको, इसमें आपको लगता है कुछ अधिकता है उसको हटा भी सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता आपका जो ये हर प्रकार के लोग थे इसमें। एक तो यहाँ पे सॉवरेन सोशलिस्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। सोशलिस्ट, सामाजिक स्तर पे सब बराबर है। सेकुलर, धर्म जो है ना सो मतलब सब बराबर है। डेमोक्रेटिक, यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, इसमें रूलर जो होगा चुना जाएगा। ये सारे चीज़ इसमें लिखे गए। उसके बाद यहाँ पे आता है एक चीज़ जो इसके लिए प्रोविजन यहाँ पे देखिए कहता है एक कंस्टिट्यूशन, अब कैसे हम समझेंगे, ए कंस्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलॉसफी एज यू नोटेड अबव, कंस्टिट्यूशन इज मे बी अबाउट अवॉइडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट किया गया, एक सिस्टम था जिसमें किसका क्या काम होगा, इलेक्शन क्या होगा, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, किसका क्या है ना, मतलब सबकी बातों को, लोगों को क्या पावर होगा, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and details. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. These who drafted, है ना, मतलब amendment किया जाने का provision इसमें रखा गया। कहते हैं they made provision to incorporate change from time to time. Constitution describes the institutional arrangement. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. The basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, Indian constitution laid down the procedure for the choosing persons to govern the country. It defines who will, मतलब कौन कानून बनाएगा, क्या करेगा, किसका क्या पावर है, सारी चीज़ इसमें मेंशन है। अब देखो ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब सॉवरेंटी, आप यहाँ पे देखिए प्रीएम्बल में सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, अब सॉवरेंटी मतलब क्या होता है उसको सब समझना पड़ेगा। इक्वलिटी मतलब क्या होता है, सेकुलर मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसको समझना पड़ता है ना। लिबर्टी क्या होगा, इक्वलिटी क्या होगा, फ्रेटर्निटी क्या होगा। तो फ्रेटर्निटी आपसी भाईचारे के साथ हमें रहना है, इक्वलिटी सब बराबर है ना। कोई प्रधानमंत्री है तो ठीक है, लेकिन वो भी देश का ही नागरिक है, उसे नागरिक के रूप में ही मतलब हम समझेंगे। जस्टिस सबके लिए न्याय होगा, कानून ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए कानून आपके लिए कानून, है ना। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट होगा, सो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, रूलर जो होगा गवर्निंग बॉडी होगा, सो फाइनल डिसीजन जो लेने वाला होगा लोगों के द्वारा चुना जाएगा। सेकुलर, कोई नेशनल रिलीजन नहीं होगा, रिलीजन के मामले में गवर्नमेंट अलग रहेगी। हाँ, रिलीजन में कोई जो खराबी है, खामी है, उसे कानून बनाकर हम दूर कर सकते हैं। सोशलिस्ट, समाज में सब बराबर होंगे। ये सारे वर्ड्स सब जो है ये इस तरह हम लोग इस लेसन को कंप्लीट किए हैं। आप लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा फिर कभी ऑनलाइन में हम लोग जुड़ेंगे तो ये चूँकि वीडियो है आप लोग उसको पढ़िएगा। जो कहीं पे नहीं समझ में आए उससे आप लोग ऑनलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर्सनल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9304020092 पे आप अपना प्रॉब्लम भेज करके भी उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।